लो भाई देखो, ये क्वेश्चन जो है समझना है इसको। देखो इधर सभी लोग, जैसे है क्या यहाँ पे NaF, NaCl, NaBr और NaI दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा इन वेरियस सॉल्वेंट्स। बताओ, मैंने कल बताया था कितने टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर की 2 कैटेगरी होती है, पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक। अब समझना, सबसे पहले मैं लूंगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। सभी लोग देखना इधर बोर्ड पे, नॉन पोलर सॉल्वेंट की डाइपोल मोमेंट क्या होती है? 0। एग्जाम्पल्स मैंने कल बता दिए थे। बताओ, NaF, NaCl, NaBr और NaI आयनिक in नेचर है, कोवेलेंट in नेचर है? आयनिक है ना। Na कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या नहीं? तो ये चारों आयनिक इन नेचर है। और क्या तुम्हें ये बात पता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आयनिक पोलर इन नेचर होते हैं क्योंकि उनमें चार्ज होता है। और सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तभी आयनिक सॉल्ट डिसोसिएट होंगे। तो बताओ सॉल्वेंट क्या है? नॉन पोलर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सारे इस सॉल्वेंट में डिसोसिएट होंगे ही नहीं, यानी ये लैटिस के फॉर्म में ही रहेंगे? हाँ या ना? लैटिस के फॉर्म में ही रहेंगे ना। तो अब आप मुझे बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन NaF में है या NaI में है? NaF में पता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन NaF में है। तो जब हम इसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये अलग तो होगा नहीं। तो बताओ वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए? आई पहले आएगा या F माइनस पहले आएगा? आई, क्योंकि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ या ना? तो ऑर्डर क्या हो जाता है पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में? IBr ClF। देखो ये वैसे तो लिखना गलत है बट बुक्स में लिखा होता है। बट तुम सोचो ना कि अगर ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ तो हमें कभी आयंस मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आयंस हो, मतलब कुछ Na है इसके पास। ये तुम समझना होगा, तुम्हें बुक्स में लिखा हुआ नहीं होगा बट तुम्हें ये समझना होगा, ये F माइनस अकेला नहीं है। किसके साथ है ये? Na के साथ है। तो पहला तो ये था नॉन पोलर। अब बताओ पोलर सॉल्वेंट में कितने केसेस बनते हैं? 2, एक पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक। ध्यान से समझना। अब जैसे ही मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा, यानी अब लेटिस ब्रेक करेगा, हाँ या ना? लेटिस ब्रेक करेगा और तुम्हें पता है कि F माइनस जो है सॉल्वेंट H2O होगा, एल्कोहल होगा या एसिड है। और भी पोलर प्रोटिक हो सकते हैं। बताओ इन सबके पास हाइड्रोजन है या नहीं है? क्या तुम्हें पता है F नेगेटिव अब अलग हो जाएगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड करता है F नेगेटिव। याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो F नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो जैसे ही हम इसको पोलर प्रोटिक में डालेंगे, क्योंकि प्रोटिक के पास H प्लस है तो H है, तो यहां पे इसकी हो जाएगी सॉल्वेशन। तो F माइनस जो कि छोटा था अब ओवरऑल साइज में बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ये घिर गया ना। किससे घिर गया? सॉल्वेंट से। क्योंकि क्या हो गई यहां पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन। तो ऑर्डर क्या होगा भाई बताओ? पानी से सबसे ज्यादा घिरा हुआ कौन होगा सॉल्वेंट से? F माइनस, फिर Cl, फिर Br और फिर I। बताओ, अब आसानी से अटैक। भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो F माइनस में ज्यादा थी, बट क्योंकि सॉल्वेंट ने उसको घेर लिया तो क्या अब वो अटैक कर पाएगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी F पे ज्यादा है I पे ज्यादा है, ये बताओ। दोबारा बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल अच्छा वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। साइज छोटा होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि लोन पेयर तीनों पे सेम है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां होनी चाहिए थी? F पे। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होना चाहिए था? F। बट क्योंकि सॉल्वेशन हो गई इसलिए ऑर्डर बदल जाएगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल अगेन कौन हो जाएगा? IBrClF। अब तुम बोलोगे सर आपने कल बताया था कि ग्रुप में जब हम जाते हैं तो टॉप से बॉटम आने पे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, बट अभी आप बोल रहे हो कि F माइनस अच्छा होगा, फिर Cl, फिर Br, फिर I। भाई अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम आंसर क्या देंगे? IBrClF। अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर कुछ सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, क्योंकि देखो 2 बार ऐसा हो रहा है कि I जीत रहा है। कब कब? नॉन पोलर में और पोलर प्रोटिक में। अब थर्ड केस कौन सा लेंगे हम?
पोलर एप्रोटिक। अब बताओ क्या सॉल्ट डिसोसिएट होगा, हाँ या ना? होगा। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। तो जो बाहर जैसा है वो अंदर भी वैसा ही रहेगा। अब यहां पे कौन फाइनली जीत जाएगा? एफ माइनस। क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जो बाहर जैसा था अंदर भी वैसा ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस पे है? एफ पे। तो इसलिए अब फाइनली न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? एफ सी एल बी आर आई। दोबारा बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम आंसर क्या देंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। समझ आया? लिख लो। लिख लो जल्दी। हो गया था। सेकंड वाला क्या? हाँ, दोबारा समझना है। देखो भाई, इधर क्या होता है, ये केस है पोलर प्रोटिक का। पोलर सॉल्वेंट है यानी कि आयनिक था,
तो वो ब्रेक होगा लैटिस। लैटिस ब्रेक होने के बाद, क्योंकि F माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये बात तुम्हें बताई गई होगी पहले। I माइनस बहुत ही वीक H बॉन्डिंग करेगा, हाँ या ना। तो F अगर स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग करेगा तो इसके आसपास बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट घेर लेगा इसको। अगर सॉल्वेंट घेर लेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब ये दूसरे पे अटैक नहीं कर पाएगा, ये बल्की हो गया। समझ रहे हो, इसको घेर लिया गया ना, तो ये दूसरे पे अब अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, IBrClF। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, ये हो गया। मंडे को क्लास है आइसोमेरिज्म की, ठीक है। 4 से 7 जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हो सबको कंपलसरी है कि आना है मंडे को, और बाकी आपकी इच्छा है। ऑप्टिकल ही करवाऊंगा, बाकी नहीं और कुछ, सिर्फ ऑप्टिकल। हो गया ये, हो गया, बताओ जल्दी। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से समझना ये चीज। देखो, तुमने ये देखा कि जब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो जो एनाइनिक पार्ट था उसकी सॉल्वेशन हो गई। एनाइनिक पार्ट की क्या हो गई, सॉल्वेशन। Na प्लस जैसा था वैसा ही है, मतलब Na प्लस पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। लेकिन क्या, एक चीज सोचना ध्यान से, जब मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा तो अभी भी डिसोसिएशन होगा सॉल्ट का, क्योंकि सॉल्वेंट पोलर है। तो ध्यान से देखो, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3। उसके बाद DM, अच्छा THF का पता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का, ये होगा। और क्या क्या एग्जांपल्स थे बताओ, क्राउन ईथर था, और DMSO का फॉर्मूला बताओ भाई, यही था। अब मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। बताओ, यहां पे हमने बोला कि भाई ये जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, हाँ या ना। पोलर सॉल्वेंट है यानी कि डाइपोल जनरेट हुआ होगा, हाँ या ना। बताओ यहां पे डेल पॉजिटिव कहां पे आएगा, कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। सेम यहां पे क्या आएगा, ये तो ऑक्सीजन लोन पेयर है तो यहां पे डेल नेगेटिव, और यहां पे डेल प्लस, और यहां पे डेल नेगेटिव। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, सुनना। होता क्या है कि जब हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो एनायन के लाइफ में तो कोई भी चेंजेस नहीं आता, लेकिन जो कैटायन होता है वो क्या करता है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने पास किसको अट्रैक्ट कर लेगा, कैटायन को। ये भी क्या करेगा, किसके अपने पास ले आएगा, कैटायन को। जो एनायनिक पार्ट है ना वो यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, क्यों, इसका जो है वो रिपल्सन मिलता है उसको, ये स्टेरिक हिंडर्ड है। यहां भी कौन फंसेगा जाकर बीच में, Na प्लस, यहां भी Na। यहां पे क्यों नहीं आ पा रहा है एनायनिक पार्ट, क्योंकि यहां पे क्या मिल रहा है इसको, स्टेरिक मिल रहा है। तो वैसे तो पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है कि भाई अगर पोलर प्रोटिक में एनायन की सॉल्वेशन होती है तो पोलर अप्रोटिक में किसकी होती है, कैटायन की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि जो एनायनिक पार्ट है वो कभी भी यहां तक पहुंच नहीं पाएगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आप देखो स्ट्रक्चर क्राउन ईथर का, उसमें भी Na बीच में जाके फंस जाएगा, क्योंकि चारों क्या है, ऑक्सीजन है। भाई 4 ऑक्सीजन थे उसमें, बीच में जाके कौन फंस जाएगा, सोडियम Na प्लस। भाई ये जो हमने सॉल्ट लिया क्या था, NaF NaCl NaBr NaI था ना। FClBrI तभी सॉल्वेट होगा जब कंडीशन पोलर प्रोटिक होगी। पोलर एप्रोटिक में सिर्फ क्या सॉल्वेट होता है, सॉल्वेशन किसका होता है,
ओनली कैटायन। हालांकि पूछा नहीं गया है, शायद पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा भी नहीं है कहीं पे, बस समझने के लिए। चले आगे। हाँ हाँ। क्राउन ईथर में चारों ऑक्सीजन Na को पकड़ लेंगे बीच में। क्राउन ईथर का स्ट्रक्चर याद है या भूल गए? उसके बीच में कौन फंस जाएगा जाकर? सोडियम। हटा दूं? ये वाली बात तो बहुत बार पूछी गई है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन की सॉल्वेशन हो जाती है, पर पोलर अप्रोटिक में कैटायन की होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगी ना, तो ये ज्यादा इसमें तुम्हें दिखाना चाहिए था। देखो ये जैसे इसने बनाया है। हम्म। क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है वो कभी यहाँ पे इसको आने ही नहीं देगा वो। हटा सकता हूँ? बोलो। अब देखो ये नोट पॉइंट है कुछ, मैंने ये सारे पॉइंट्स कल ही एक्सप्लेन कर दिए थे। लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है ज्यादा होती है? लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। टॉप से बॉटम आने पे अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम क्या मानेंगे? साइज ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। अब ये लिखो जल्दी, नोट पॉइंट लिखो। मैं ये हटा रहा हूं। लिखो ये सेकेंड नोट पॉइंट। क्या मैंने तुम्हें कल बताया था कि बेसिसिटी टॉप से बॉटम आने पे डिक्रीज होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज? जिनका कल का लेक्चर मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वरना नहीं पहचान पाओगे। हाँ, किसी के लिए भी? अच्छा, एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है क्या? वही है FCl Br माइ F, लिख लो यहाँ पे। देखो थर्ड नोट पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें, सेकंड तक हो गया?
हो गया सेकंड। देखो भाई, हो गया ना सभी का सेकंड। देखो भाई, थर्ड नोट पॉइंट समझो पहले, उसके बाद अब लिखना, रुक जाओ। देखो इधर, अगर डोनर साइट ही सेम हो जाए, भाई अभी तक हमने ये देखा कि मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा या टॉप से बॉटम जाऊंगा तो एटम बदलेगा। लेकिन अगर एटम चेंज ही ना हो, यानी डोनर साइट रिमेन सेम, तो किस फैक्टर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी? देखो अगर डोनर साइट सेम है, बताओ यहाँ पे डोनर साइट कौन है? O माइनस, यहाँ भी O माइनस, यहाँ भी। तो अब हम देखेंगे स्टेरिक क्राउडिंग। तो बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल आसानी से दूसरे पे अटैक कर देगा, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? अब देखो कई लोग क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बट ये दूसरे पे अच्छा तो हो गया, इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसके पास, बट ये अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टेरिकली ये क्राउडेड है, बल्कि है ये। तो ये आसानी से दूसरे पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये दूसरे पे अटैक करने जाएगा, अब सुनना ध्यान से, दो पॉसिबिलिटी है। एक बार तो ये है कि वो H प्लस पे अटैक करने जाए, और एक बार है कि H प्लस को छोड़ के कहीं और जाए। तुम्हें पता है जब वो H प्लस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना, उसे न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते हैं। और H प्लस को छोड़ के किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पे किसी पे भी अटैक करे तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बताओ, H प्लस पे जब अटैक करने जाएगा तो क्या उसको रिपल्सन मिलेगा? भाई H प्लस तो छोटू एटम है, बहुत ही छोटा होता है, वो क्या रिपल्सन देगा? लेकिन H प्लस को छोड़ के किसी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे जाए, उसका साइज तो उससे बड़ा ही होगा। तो यानी कि देखो, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होती है वो या साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि बेसिसिटी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिसिटी में कौन जीत रहा है? फोर्थ ही जीत रहा है, क्योंकि अटैक कहां होगा? H प्लस, और H प्लस अटैक होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग, बोलो ना, होगी या नहीं होगी? स्टेरिक रिपल्सन इसे नहीं मिलेगा। जबकि H प्लस को छोड़ के कहीं और अटैक करेगा तो वहां पे तीन, यहाँ पे लाइक ये क्या है? CH3 प्लस है ना, sp2। तो यहाँ पे इसको रिपल्सन मिलेगा, इसलिए ऑर्डर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का अलग अलग आएगा। क्लियर है? साइज किस दोनों का? तो अगर ब्रांचिंग का मतलब ही होता है कि अलग साइज हो गया ना उसका, छोटा बड़ा हो गया ना, ब्रांचिंग हो गई यानी साइज बड़ा हो गया। लिखो इसको अब। तो देखो दो बार हमने देखा कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर उल्टा आया, कहां कहां? टॉप से बॉटम आने पे, और जब सेम डोनर साइट हो, तो दोनों उल्टा आंसर आएगा। ठीक है, तो तुम्हें नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर क्लियर है? देखो क्या है आंसर, 1 2 3 न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी 3 2 1। अब इस पे कई सारे तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस डीपीपी में, मॉड्यूल में, आप सॉल्व करना। हाँ, अगर सिर्फ एक ही चेन होती, हाँ हाँ, फिर तो प्लस साइन देखते, क्राउडिंग नहीं बोलेंगे उसको फिर। अरे भाई, जितना कार्बन ज्यादा उतना ज्यादा प्लस आई होता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है ना भाई। भाई अगर एक ही चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, तो क्राउडिंग नहीं हो पाई ना फिर तो। सिंगल चेन है, फिर इंडक्टिव से देखेंगे। भाई क्वेश्चंस अभी तुम्हें मिलेंगे ऐसे, सॉल्व करोगे सब क्लियर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर है? तो इसी के साथ भाई हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गया। तो अब हम रिएक्शंस पे आने जा रहे हैं, उस हाइड्रोकार्बन पे हटा सकता हूं ये। सिर्फ पहले दोनों को देखोगे तो, देखो मिथाइल और इथाइल है ना, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया है।
हाँ, मिथाइल है और इथाइल है, तो यहाँ पे साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो साइज ही देखेंगे यहाँ पे। हटा दूं? देखो, प्रोपाइल आएगा तो किससे कंपेयर हो रहा है ये देखना होगा। मान लो ये इथाइल है, ठीक है, तो उसमें ये देखेंगे, मान लो इथाइल पे एक यहाँ पे कार्बन लग गया, और एक तुम कह रहे हो कि भाई स्ट्रेट सीधा प्रोपाइल है, तो दोनों में कार्बन सेम है ना, दोनों में कार्बन सेम है, तो अब क्या देखोगे कि इसमें क्राउडिंग ज्यादा है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हटा सकता हूँ? सेम कैसे है, वो स्ट्रेट चेन है, ये यहाँ पे ब्रांचिंग है। भाई तीन कार्बन है ना, स्ट्रेट चेन है दोनों, इथाइल है और प्रोपाइल है, तो कार्बन एटम, नहीं, साइज ये स्टेडी की देखेंगे। देखो, अब हेडिंग डाल लो हाइड्रोकार्बन। एक नए पेज पे डाल सकते थे वैसे तो। देखो इधर, सभी लोग देखो, देखो हम लोग हाइड्रोकार्बन कैसे पढ़ेंगे बता देता हूं। सबसे पहले जहां भी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, जहां भी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा वो सारी रिएक्शंस करेंगे। उसके बाद कार्बोकेटाइन जहां फॉर्म हो रहा है वो सारी, उसके बाद कार्बोनाइन। ठीक है, तो पहला जो हमारा पार्ट है वो कार्बन फ्री रेडिकल का है। बताओ कार्बन फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी मैंने जीओसी में वैसे तो बताई थी, दोबारा बताने जा रहा हूं। देखो ये फॉर्म कैसे होता है, हेट्रोलिटिक फिजन या होमोलिटिक। ठीक है, बताओ यहाँ पे कितने बॉन्ड है? तीन बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर होता है क्या इसके पास? नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? तीन बॉन्ड पेयर है तो sp2। शेप का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ या ना? अब देखो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो खाली होगा या नहीं होगा ये बता दो। उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? सात। कैसे? एक दो तीन चार पांच छह और एक ये फ्री रेडिकल, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? सात। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है बट नॉट लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये कभी पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है ही ना उसके पास। और लास्ट पॉइंट क्या है? पैरामैग्नेटिक की नेचर, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाया होगा या पैरा होगा? पैरा होगा। ठीक है, न्यूट्रल होता है ये। और बस लिखो।
जीरो लोन पेयर लिखा हुआ है, प्लस है इस पे क्या या माइनस है? ना इसने किसी से लिया है ना किसी को दिया है, जैसा था वैसा ही है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। हो गया ये? क्या भाई, कार्बन के अपने थोड़ी है वो, हाइड्रोजन के है ना। कार्बन के अपने तो चार ही है वैलेंस सेल में, जिसमें से तीन से उसने बॉन्ड बनाया है। हो गया भाई? नहीं हुआ? अब देखो एक चीज और, अभी मैंने बताया CH3 फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सभी लोग बताओ। sp2। तो मान लो H की जगह एक F लगा दूं तो sp2, दो H की जगह दो F लगा दूं तो, बट अगर मैं तीनों F लगा दूं तो sp3। ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, अभी भी बॉन्ड तो तीन ही है। देखो होता क्या है, सभी लोग समझना इसको। जब मैंने कार्बन के पास तीनों फ्लोरीन को लगाया, तो यहां पे जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो पहले किस ऑर्बिटल में था? प्योर पी ऑर्बिटल में था, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं उसको, हाँ या ना? तो जैसे ही मैंने एफ तीनों पे लगाया, तुम्हें पता है एफ पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 4 वैल्यू होती है इसकी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होने के कारण ये क्या करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन प्योर पी था, प्योर पी में था, उसको खींच करके हाइब्रिड ऑर्बिटल में ले आते हैं। क्या बोला मैंने? प्योर पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको खींचकर किस में ले आते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो अब ये अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया तो अब बताओ, ये अब शेप इसका कैसा हो जाएगा? पिरामिडल टाइप का नहीं हो जाएगा? बताओ भाई। और अगर ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। तो ये ध्यान में रखना, CF3 की हाइब्रिडाइजेशन जो है, CF3 फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होती है, sp3 होती है। हो गया? हो गया? देखो, तो हम जो अभी रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, सुनना भाई सभी लोग, उसमें पहले फ्री रेडिकल की बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज बता दी। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि फ्री रेडिकल को हम जनरेट कैसे करते हैं। तो देखो, फ्री रेडिकल जनरेट करने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बाय हीटिंग। होता क्या है, जैसे ये Cl2 है, बताओ Cl2 के पास लोन पेयर है या नहीं? Cl के पास कितने? तीन। तो क्या होता है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इनके बीच में ना रिपल्सन होती है। तीन लोन पेयर है, तीनों के बीच में क्या होगी? रिपल्सन। रिपल्सन होने से क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, बहुत ही कम एनर्जी देने पे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही हम सनलाइट या हल्की सी हीट देंगे तो ये बॉन्ड क्या होता है, होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। होमोलिटिकली ब्रेक का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। कितने Cl मिलेंगे हमें? दो। हमेशा वो बॉन्ड ब्रेक करना, अगर हीट दे रखा है या सनलाइट दे रखी है तो तुम समझ जाना कि यहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तुम एक रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी HMU, फोटो हेलोजिनेशन पढ़े हो? फोटो हेलोजिनेशन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, बोर्ड के लिए पढ़े होगे। तो वहां भी फ्री रेडिकल जनरेट होता था, क्यों? क्योंकि उसमें भी तो यही था ना, HMU हीट। ठीक है, तो वो बॉन्ड को ब्रेक करना है जो बॉन्ड सबसे वीक है। यहाँ पे मैंने X ले लिया, X का मतलब हेलोजेंस होते हैं, तो FCl Bri कुछ भी हो सकता है। बताओ यहाँ क्या मिलेगा?
2x फ्री रेडिकल। बताओ यहां पे क्योंकि आई का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ, तो फिर बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम देनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या क्या मिल जाएगा हमें, आर फ्री रेडिकल प्लस आई फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो इस पूरे में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? सबसे वीकेस्ट, ओ और ओ के बीच का बॉन्ड जो है वो सबसे वीक है, क्योंकि इनमें क्या है भाई, दो दो लोन पेयर का रिपल्सन है। ओ एच बॉन्ड वीक नहीं है भाई। तो यहां भी होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या मिल जाएगा, 2OH फ्री रेडिकल। बता सकते हो नेक्स्ट में क्या मिलेगा? 2OR। नेक्स्ट बता सकते हो? 2NH2 फ्री रेडिकल। सभी लोग बोर्ड पे देखना। बताओ इसमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा दिख रहा है तुम्हें? OBr का दिख रहा है। Br पे 3 लोन पेयर, O पे 2 लोन पेयर। तो ये भी होमोलिटिकली ब्रेक करेगा और क्या मिल जाएगा, RCO पे फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। समझ आया? नेक्स्ट तुम कर सकते हो, करो। क्या कह रहे हो? करो। नहीं, सिर्फ लोन पेयर रिपल्सन नहीं होता, अब यहाँ पे लोन पेयर थोड़ी था। बॉन्ड वीक होनी चाहिए। RI में लोन पेयर आई पे है, आर पे तो है नहीं। फिर भी ये बॉन्ड वीक है ना, क्यों? साइज ज्यादा है आई का। क्या हो जाती होगी? तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आता है तुम्हें? ऑक्सीजन बनाना आता है? उसमें तो 2 बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड। हाँ, तो मेरे भाई सिग्मा भी तो है। ये तुम्हें किसने बोल दिया? 2 बॉन्ड है ना उसमें, तो बॉन्ड एनर्जी एल्कीन की ज्यादा होगी। क्या हुआ? भाई ये एल्केन है, ये एल्कीन है, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ना। सिग्मा तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? क्या तुम मुझे इसका बता सकते हो वीकेस्ट बॉन्ड कौन सी दिख रही है तुम्हें? OCl दिख रहे हैं, लोन पेयर है। तो अब ये तुम्हें पहचानना होगा भाई रिएक्शन में। Me3C फ्री रेडिकल, नहीं, Me3CO फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। नेक्स्ट का बता दो। क्या? आर, हाँ हाँ, तो आर फ्री रेडिकल और क्या मिलेगा? एन डबल बॉन्ड एन आर। भाई दोनों आर में क्या डिफरेंस है पहले ये बताओ? N2 मिलेगा। N2 बहुत ही स्टेबल गैस होती है ना, बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है। तो भाई ये दोनों ही होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। और दोनों, नहीं, आर आर वो बाद की बात है, अभी लिख देते हैं 2R फ्री रेडिकल प्लस N2। अच्छा बताओ N2 का स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहाँ तो डबल है, तो ट्रिपल कैसे आया, कोई बता सकता है? हाँ, दोनों पे एक एक फ्री रेडिकल आ गया ना। ये हो गया। हटा दूं?
हो गया। अब हटा रहा हूं। सेकेंड मेथड है फॉर्मेशन बाय अनदर फील्ड। देखो इधर देखो सभी लोग, पहला मेथड क्लियर है कैसे जनरेट करते हैं, हीट या लाइट एनर्जी की मदद से। सेकेंड मेथड देखो, अगर मान लो कि रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल हमें कैसे भी मिल गया, एक्स फ्री रेडिकल हमें रिएक्शन में मिल गया, तो एक्स फ्री रेडिकल क्या करेगा, जैसे ये आर एच है, आर एच मतलब एल्केन है, ये सी एच थ्री सी एच फोर सी टू एच सिक्स, हाँ या ना। तो एक फ्री रेडिकल क्या करता है ना कि दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करता है। कैसे? ये क्या करेगा, एक्स फ्री रेडिकल इसका जो है ना इसके बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करवाएगा। जब ब्रेक करवाएगा तो भाई दो पॉसिबिलिटी है, आर फ्री रेडिकल मिलना और एच फ्री रेडिकल मिलना। तो भाई ये क्या करता है ना, ये फ्री रेडिकल है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट उसको ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। तो उसके लिए उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा या नहीं। अब बॉन्ड बनाने के लिए दो पॉसिबिलिटी है, वो आर के साथ बनाएगा या एच के साथ। उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके बाद जो बचा हुआ है वो स्टेबल होना चाहिए। तुम खुद सोचकर बताओ, एच फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या आर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। आर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा है ना, यहाँ पे प्लस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो आर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और जो एच फ्री रेडिकल है वो किसके साथ चला जाएगा, एक्स के साथ। समझ आया? एक और देखो भाई, यहाँ पे देखो, ओ एच फ्री रेडिकल हमने, अब ये रिएक्शन में ओ एच कहां से आया, वो कहीं से भी आ सकता है, बट आ गया। अगर ओ एच आ गया तो अभी एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है। कैसे? जैसे ओ एच और एच बी आर है, तो यहां पे ओ एच जो है वो एच बी आर बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करवाएगा। क्यों? क्योंकि फायदा क्या है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्या मिल रहा है, लिविंग ग्रुप। कौन सा? पानी, H2O बहुत ही स्टेबल है। तो H डॉट निकला और किसके साथ बॉन्ड बना लिया, OH के साथ, और साथ में क्या मिल गया हमें, Br। अब देखो ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे एल्कीन था, एल्कीन और एक्स फ्री रेडिकल कहीं से भी आ गया, तो अब एक्स क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को, ये तो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है ना, इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, एक्स जुड़ गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। सेकेंड मेथड क्लियर है? पहला मेथड क्या था, विद द हेल्प ऑफ हीट और लाइट एनर्जी, और सेकेंड विद द हेल्प ऑफ अनदर फ्री रेडिकल। ये लिखो, फिर थर्ड बताता हूं। भाई कार्बन पे फ्री रेडिकल, कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है, ये भी रीजन है। भाई फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जैसे कार्बोकैटायन की देखते हैं। हाँ तो पीपी अच्छा हो गया फिर तो। बोलो। ऐसा नहीं है, पीपी ओवरलैपिंग अच्छी होगी ना, डायरेक्शनल नेचर पी का अच्छा है। भाई एस के पास डायरेक्शन कहाँ होती है, वो तो स्फेरिकल होता है। पीपी ओवरलैपिंग अच्छी होगी ना भाई। हम्म। वीक बॉन्ड यार पाई होता है ना, वही तो बताया मैंने, सी एच तो सिग्मा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक एक ब्रेक कर सकते हैं ना हम, एक को हमने कर दिया। हो गया क्या? अब थर्ड मेथड बताऊं। कल भी तो क्लास है ना, कल नवनीत सर की नहीं होगी क्लास, पता है आपको या नहीं पता है? वो घर गए हैं। राहुल सर या मैं को, राहुल सर ही, मेरी तो है ही ऑलरेडी, तो एक वो ले लेंगे फिर। अरे दो क्लास में कैसे ले पाऊंगा फिर, अरे तुम लोग पक जाओगे, दो क्लास ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे उन्हीं। हो गया, ये लिख लिए।
ऑप्टिकल मंडे को होगा भाई, ठीक है। क्या ऑप्टिकल कल एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसी में करवा दो क्या? अच्छा कल ही करवा दो। चलो ठीक है फिर। नहीं पहली तो भाई सुबह में मैं नहीं उठ के पाऊंगा यार। केपी सर ही आएंगे सुबह, उनकी लगी हुई है पहले से 8:30 बजे। सेकंड थर्ड देखते हैं। तो तुम लोग 3 घंटा झेल लोगे ऑर्गेनिक? एक लेक्चर में तो ये पढ़ लेंगे और एक में ऑप्टिकल देखते हैं। चलो देखो भाई, नेक्स्ट, फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ मेटल। ओए देखो इधर बोर्ड पे देखो, मेटल की मदद से हम फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। देखो हमें दुनिया भर की रिएक्शन तो पढ़नी नहीं है, जो हमारे सिलेबस में मैं सीधे उसकी बात करता हूं। हमारे सिलेबस में सोडियम के बारे में है और मैग्नीशियम के बारे में है। कौन सा मेटल? सोडियम और मैग्नीशियम। तो देखो सोडियम जो है तुम्हें भी पता है बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत एक्साइटेड रहता है हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं है? भाई सोडियम इस दुनिया में आया ही है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बताओ इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, मैं इसको बोल सकता हूं, हाँ या ना? बताओ ये आर एक्स है, वो बोर्ड पे देखो, आर एक्स में तुम क्या मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा होगा? अरे ऐसे कर दिया तो आर कर दिया ऐसे। एक बताओ ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करना चाहेगा दोस्तों? आर के पास जाना चाहेगा। अब देखो इधर सभी लोग, जब आर एक्स बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा, सभी लोग देखना, तो मेरे को आर प्लस और एक्स माइनस मिलना चाहिए था। बताओ मुझे आर प्लस मिलेगा या आर फ्री रेडिकल मिलेगा? आर फ्री रेडिकल मिलेगा, और एक्स माइनस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी हमने जनरेट कर लिया आर फ्री रेडिकल। क्या बता सकते हो एक्स कहां गया? Na प्लस के पास क्या बना लिया? NaX। तो विद द हेल्प ऑफ मेटल भी हम जनरेट कर सकते हैं। सुनना, सेकंड एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेता हूं ये, ठीक है? आगे चले। देखो नेक्स्ट में मैंने एसीटोन लिया है, और कौन सा मेटल लिया है? मैग्नीशियम। तो देखना सभी लोग, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बताओ मैग्नीशियम भी क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है या नहीं देता है? तो इसलिए मैंने रिएक्टेंट ध्यान से देखो 2 मोल लिया हुआ है पहले से, हाँ या ना? तो एक को कितना मिलेगा? एक। क्या मैं इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? बताओ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है? भाई प्लीज सही बता देना यार। कार्बन है, दिख रहा है, ओ पे डेल माइनस। देखो 90 to 95% केस में अगर डबल बॉन्ड है तो वहीं पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हुआ है, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे डेल प्लस जनरेट हो जाएगा। बताओ डेल प्लस जनरेट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर अटैक करेंगे या नहीं करेंगे? भाई बताओ, कार्बन पे अटैक करेंगे। अब ध्यान से देखना, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, भाई जैसे यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ था यहां भी करवाओगे ना, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब तुम मुझे बताओ जब ब्रेक होगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2Me। ओ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सी पे आना तो प्लस चाहिए था, पर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या आएगा? फ्री रेडिकल। और यहां पे समझ आया या नहीं आया? थर्ड तुम करोगे, थर्ड में एस्टर लिया है मैंने, करो जल्दी। क्या कह रहे हो? Mg है ना, वो बाद में बताऊंगा, ये डाइमर बना लेता है, वो आगे की बात है। अभी हमने फ्री रेडिकल जनरेट करना था, कर लिए या नहीं कर लिए? भाई अभी हमने बस जनरेशन सीखा है, उसके बाद जनरेट होने के बाद क्या होता है वो अभी बताऊंगा आगे, वो सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट, हाँ देखो इधर, नहीं आया समझ? देखो भाई यहाँ पे सोडियम था, सोडियम एक मेटल है, आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है? अरे वही तो है ये। चलो ठीक है, देखो देखो इधर, सोडियम मेटल क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है या नहीं करता है? भाई Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही सकता है सोडियम, हाँ या ना?
तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन कहां, ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? यार तुम लोग देखो इधर, ऊपर वाला तो हो गया था ना, तो ये दोबारा बता रहा हूं। सोडियम था, सोडियम ने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन दिया, ये बहुत स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास। अब ये इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बताओ कहां पे जाएगा? इस पे डेल प्लस आएगा और इस पे डेल माइनस, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस आर के पास, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि अगर आर को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो उसे बॉन्ड ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आर प्लस और एक्स माइनस मिलना चाहिए था, बट आर प्लस ना, आर प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना ये वाला, तो अब ये आर प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर फ्री रेडिकल में। तो इसमें क्या मुश्किल लग रहा है भाई तुम लोग को? अब ये एक्स माइनस कहां चला गया? Na प्लस के साथ NaX बन गया। अब करो भाई, ये आगे के तुम लोग करो। ब्रेक करता है, क्योंकि यही तो है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस। अभी पहला है, अभी ऐसे ऐसे तुम बहुत सारे देखोगे, तुम्हें हैबिट लग जाएगा। हाँ बोलो। आदत लग जाएगी, हाँ। तो क्या होता? कौन? तो डेल प्लस और ज्यादा होता ना। बॉन्ड ब्रेक होगी कभी भी, याद रखना। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड उसे एक अपना, क्योंकि देखो कार्बन यहां पे कितने बॉन्ड बना रखा है? 4। तो एक्सेप्ट अगर करेगा तो एक बॉन्ड उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। देखो अभी पहली हो सकता है ऐसे, अभी बहुत सारे करोगे तुम लोग, सीख जाओगे। सेकंड कर सकते हो या नहीं? अब सेकंड थर्ड कहां पे? एमजी वाला मैं बताऊं या तुम कर रहे हो अभी? लिख लो लिख लो। अरे ट्राई करो ना, हो जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 मोल भी तो लिए हुए मैंने, तो एक को तो एक ही मिलेगा, तो लोन पेयर कैसे बनेगा? वो आगे की बात है, क्या होगा। कौन सा? तीसरा वाला, ये वाला। हाँ। क्यों रेजोनेंस से क्या रिश्ता? यहाँ तो भाई रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ाता है, तो मेरे भाई यहाँ तो पहले से डबल बॉन्ड है, तो उससे क्या हो गया? स्टेबल है तो वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, डेल प्लस तो आएगा ही मेरे भाई, कम या ज्यादा। ओए बात मत करो भाई पीछे। हाँ। हम्म। कैसे स्टेबल है ये पहले से? भाई यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो पहले से बना हुआ है, तो क्या इसमें रेजोनेंस इसका क्या कर रहा है? आरएस तुम बना रहे हो एक नया, तो इसमें रेजोनेंस का क्या रोल है? भाई सी डबल बॉन्ड तो यहां भी है यहां भी है। मैं रेजोनेंस बोलना सही नहीं रहेगा, तुम ये बोलो ये प्लस एम से बैक बॉन्ड, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बात तुम कह सकते हो। तो इसमें डेल प्लस कम हो जाएगा, डेल प्लस कम होगा इससे रिलेटिव में, इसमें डेल प्लस ज्यादा है, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। बट इलेक्ट्रोफाइल ये भी तो है, अरे बताया नहीं था कल? तो ये अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आएगा इस पे? प्लस एम डेल प्लस कम कर देगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे देखो सभी लोग, ओए देखो इधर, सेकंड तुम लोग को आ रहा है भाई समझ, या ऊपर से जा रहा है ये वाला? फर्स्ट सेकंड मेथड क्लियर था भाई? इसमें क्या दिक्कत हो रही है? भाई मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या करेगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं? तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल है? 2 है, तो एक को कितना मिलेगा? एक ही तो मिलेगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे डेल माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये इस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा जो वीकेस्ट बॉन्ड है, कौन सा है? पाई बॉन्ड। अब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बताओ 2, 2 का 2 ही रहेगा, बताओ ओ पे क्या आ जाएगा भाई? नेगेटिव, क्योंकि हेड जिस तरफ जाता है उस तरफ नेगेटिव आता है, यहां पॉजिटिव आना चाहिए था, बट क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आएगा?
अरे भाई सी प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। अब ये एक और एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? एनायन। तो ये तो पता ही होगा। तो इसने प्लस आना चाहिए था, बट आएगा क्या? फ्री रेडिकल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसको। और यहां पे क्या आएगा? चलो ये वाला करके दिखाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट तो कर ही सकते हो अब। हाँ वो तो ठीक है, पर वो हमारा अभी काम नहीं है। इसके आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा कि एमजी कहाँ गया, क्या होगा। जैसे ये देखो भाई सभी लोग, सोडियम क्या करेगा भाई? और सोडियम क्या करेगा बताओ तो? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा? कोई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट दिख रहा है तुम्हें? कार्बन पे। डेल प्लस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा। अब बताओ, कार्बन को वीकेस्ट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ओ पे माइनस, यहां फ्री रेडिकल, ये ओईटी। अब देखो इसके बाद क्या होगी वो बात की बात है, अभी हमारा काम है सिर्फ जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल देखना, जो हमने जनरेट कर लिया है। फ्री रेडिकल डाइमर बनाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, वो आगे बताऊंगा। अब ये है फेंटन्स रिएजेंट। हाँ, अरे वही तो कह रहा हूं यार, ये 2 मोल लिए ना मैंने, एक को तो एक ही मिला। क्यों एक होता? फ्री रेडिकल जनरेट ही नहीं हो पाता। अगर 1 मोल होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा था ना वो, फिर नेगेटिव बना लेगा कार्बो एनायन। चले आगे। अब देखो इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। देखना भाई सभी लोग, ये हटा सकता हूं इतना, यहां तक नहीं हुआ है अभी। ये वाला एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना, इसके प्रोडक्ट्स बता सकते हो? हाँ, और भी कुछ मिलेगा। थोड़ा ट्राई करो यार ये वाला फेंटन्स रिएजेंट। FeSO4 प्लस H2O2 हीट। बताओ मैं। अरे भाई तो एक होता तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता ना इस पे, तो फ्री रेडिकल से नाइन बन जाता। चलो भाई देखो, अब मैं ये बताने जा रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखना। ये तुम्हें तुम्हें शायद समझ ऐसे नहीं आएगा। देखो इधर, फेंटन्स रिएजेंट के प्रोडक्ट्स पूछा जा सकता है, एक बार आया हुआ है PYQ में, देखो क्या होता है। बताओ H2O2 और हीट को जैसे ही तुमने देखा, तुम्हें कुछ याद आया कि इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होती है, तो जैसे ही इन्हें हीट मिलेगी ये किस में ब्रेक हो जाएंगे? 2OH फ्री रेडिकल में। क्या ये बात मैंने अभी बताया था तुम्हें? हाँ या ना? बताओ FeSO4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों? मेरे भाई आयरन पता है तुम्हें स्टेबल किस में होता है? +3। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे किया या नहीं किया? हाँ या ना? बताओ। तो फेंटन्स रिएजेंट के मैं प्रोडक्ट्स बताने जा रहा हूं, क्या क्या मिलता है देखो। एक तो मिलेगा हमें Fe+3 प्लस OH फ्री रेडिकल एक प्लस OH नेगेटिव। किस किस को आ गया समझ? OH नेगेटिव आया समझ? कहां से आया? वो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो किसने ले लिया? OH फ्री रेडिकल। हाँ भाई, H2O2 हीट था, हमें पता है ये बॉन्ड वीक होता है, लोन पेयर रिपल्सन होती है। यहाँ पे 2 OH फ्री रेडिकल हो गया, हाँ या ना? और आयरन +3 में चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे सोडियम Na+ बना रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, Mg+2 बना रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। सिमिलरली ये +2 से +3 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? OH फ्री रेडिकल को। तो एक OH फ्री रेडिकल ही रहेगा और एक नेगेटिव। तो ये 3 आएंगे, ये ध्यान रखना। अरे समझ आया भाई तुम लोग को कुछ? अभी डाउट जो भी है आप पूछ लो। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी एक भी रिएक्शन नहीं हुई, अभी तो बस फंडामेंट। अरे भाई तो Fe3 के साथ चला जाएगा ना, SO4 2 नेगेटिव। लिख दूं क्या यहाँ पे? ये भी लिखना पड़ेगा। Fe2SO4 होल थ्राइस मिलेगा ना यार।
क्या भाई? तो फेंटन्स रिएजेंट यही होता है भाई, तो मोल चेंज नहीं कर सकते? कर दिए तो कुछ भी हो सकता है, करते रहो फिर। मेरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ वुड्स रिएक्शन में मैं सोडियम ड्राई ईथर लेता हूँ, तो तुम क्या करोगे? मैग्नीशियम डाई ईथर ले लोगे क्या? नया रिएक्शन कैसे बना सकते हो भाई? नया कुछ भी कैसे बना दोगे? जो है वही तो पढ़ोगे। हाँ तो कर लो फिर। देखो भाई, सभी लोग इधर देखो, हमने क्या क्या पढ़ा दोबारा बता देता हूँ। हमने अभी देखा फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज, उसके बाद की फ्री रेडिकल जनरेट कैसे हो सकते हैं। फ्री रेडिकल जनरेट करने के तीन तरीके बताए मैंने। एक विद द हेल्प ऑफ हीट, सेकंड विद द हेल्प ऑफ अनदर फ्री रेडिकल, और थर्ड विद द हेल्प ऑफ मेटल। यही तीन मेथड बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर रिएक्शन में फ्री रेडिकल जनरेट हो गया कैसे भी, तीनों में से किसी भी मेथड से हमने जनरेट कर लिया, तो अब उनका क्या होगा सुनना। फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है डाइमराइज करने की, क्योंकि वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें दो में बदलना है तो उन्हें बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन उनके पास नहीं। तो जैसे अगर एक्स फ्री रेडिकल मिल गया तो वो दूसरे के साथ एक्स एक्स बना लिया, आर फ्री रेडिकल मिला तो वो क्या करेगा? ठीक है, लेकिन अगर 6 मेंबर तक की रिंग बन रही है और एक ही मॉलिक्यूल में दो फ्री रेडिकल है, तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर ही बॉन्ड बनाएगा। दोबारा, अगर एक मॉलिक्यूल में दो फ्री रेडिकल अलग अलग एटम पे है और 6 की रिंग बन रही है, तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमें पता है 6 की रिंग तक स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? 6 5 फिर 7। याद है या भूल गए? 6 5 7 4 3। तो जैसे यहां पे देखो, ये क्या है मेरे भाई? क्या बनाएगा? ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। अब इसके पास दो रास्ते थे। एक, ये अपने दूसरे भाई के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता, बट ये क्या करेगा, क्योंकि यहां पे इंट्रामोलिकुलर कितने की रिंग बन रही है? 3, 6 तक इंट्रामोलिकुलर ही बॉन्ड बनाना है। कोई बता सकता है इसका आंसर? दो फ्री रेडिकल है, क्या मिलेगा? साइक्लो ब्यूटेन। बोलो, हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? ये बताओ। साइक्लो पेंटेन, ये वाला। ये समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है भाई? 6 तक इंट्रामोलिकुलर डोमिनेट करता है, 6 के बाद से इंटरमोलिकुलर। लिखो पहले, ये लिखो, उसके बाद 6 तक इंट्रा ही बनेगा। ठीक है, पर नहीं बनती, 3 की ही बनती है। स्ट्रेन है बट बनती 3 की ही है। इसका क्या, यहाँ पे देखो क्या है कि दो फ्री रेडिकल के बीच में ना, समझना, जब एटम, वही देख लो यार, तुम्हारा ही डाउट है। दो फ्री रेडिकल के बीच में अगर नंबर ऑफ एटम्स 3 4 5 है ना, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा ही नहीं, वो खुद में बॉन्ड बना लेगा। दो फ्री रेडिकल के बीच के एटम्स देखना, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, कल ही जो है ना ऑप्टिकल क्लास में, ठीक है, और एक क्लास इसकी, तो फिर मंडे को नहीं होगी क्लास। देख देखते हैं। बिल्कुल नहीं आता, देखते हैं। अभी मैसेज आ जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है, एक बार राहुल सर से बात कर लेता हूँ उसके बाद। कहाँ पे? हम्म। तो दो है, तो बन जाएगी। दोनों के बीच में देखना होता है भाई, एक बीच में एक कोने पे है, दोनों के बीच में 3 एटम 4 एटम 5 एटम या 6 एटम है, तो वो बन, हाँ, वो साइड में एल्काइल ग्रुप बच जाएगा। आप में से कितने लोग फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे? हाथ उठाओ भाई। 1 2 3, तुम भी नहीं थी। 3, और कौन? 4। रिकॉर्डिंग ले लिए हो आप लोग? रिकॉर्डिंग ले लिए हो या नहीं?
हट ये क्या भाई, मांग लेना तुम लोग, ठीक है, बाहर रिसेप्शन से। फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर था वो। हाँ इसमें है। अरे समझ में आया, फ्री रेडिकल के बारे में सब कुछ बता दिया भाई। जनरेट कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, और होने के बाद, जनरेट होने के बाद क्या होता है, यहां तक हो गया, लिख लिए, आगे चले। हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? तुम्हें तो जीओसी नहीं आती है ना? ये सब आ रहा है कुछ समझ? चले आगे। भाई कितना स्लो लिख रहे हो यार तुम लोग। 4 तक ही करना है अभी। हटा रहा हूं मैं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो भाई, हो चुका है तुम लोग। देखो इधर, यहां पे अब देखो, दोनों फ्री रेडिकल के बीच में कितने एटम्स है? 7 है। तो अब यहां पे हम रिंग नहीं बनाएंगे, यहां पे क्या होगा भाई, अब ये जो चेन है ना, सभी लोग देखना, ये क्या करेगा, अपने ही दूसरे चेन के साथ दोनों एंड से जुड़ जाएगा। तो मैं अब ये चेन ऐड नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं एन। डिपेंड करेगा वहां पे कितने मॉलिक्यूल गिवन है, समझ रहे हो, 3 है, 4 है, 5 है, वो साइड में ऐड होते चले जाएंगे। ये समझ में आया, मैंने ब्रैकेट में एन लिखा, इसका मतलब समझ आया। देखो अगर चेन बनाऊंगा तो ये बाहर चला जाएगा बोर्ड के, उतना काम नहीं करना अपने को। तो वही तो कह रहा हूं, वहां पे 3 होगा, 5 होगा, ऑड में होगा ना, कि दोनों तरफ दोनों एंड पे हो जाए और लास्ट में बच जाएगा बिल्कुल। कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। अब बताओ भाई, ओए देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ, नहीं अरे देखो बोर्ड पे, CH2 CH2 है, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा भाई, एन का मतलब है यहाँ पे एन गिवन होगा ना भाई, यहाँ पे एन कुछ दे नहीं रखा अभी, 1 या 2 कितने हैं वो गिवन होगा। चेन फॉर्म में ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, ऐसे लॉन्ग चेन, पॉलीमर बन रहा है। बताओ भाई सेवेंथ का आंसर। भाई अभी तो बोल रहा हूं कि अगर दो एटम के बीच में कार्बन एटम्स कम है, तो वहां पे वो खुद ही बॉन्ड बना लेते हैं वो दोनों। यहाँ पे ओपन चेन था वहां पे, तो वहां पे रिंग बन गई। यहाँ पे दो ही है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक भी एटम नहीं है ना इनके बीच में। बताओ भाई सेवेंथ का आंसर। बस कुछ नहीं करना भाई, फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनाना है। अब देखो एक चीज, कोई एट्थ का आंसर बता सकता है मुझे? एट्थ, एट्थ में क्या होगा भाई, एल्काइन बन जाएगा। इसलिए तो बन रहा है। अभी देखो नाइन्थ में पता लगेगा तुम्हें। नाइन्थ का आंसर बताओ भाई, तुम लोग का गलत ही आएगा, बताओ। एट्थ तक क्लियर है? क्या हुआ? देखो सभी लोग, नाइन्थ, नाइन्थ बताने जा रहा हूं, एट तक लिख लिए?
चलो देखो, देखो भाई, पहली बात तो ये कि नाइन्थ में एल्काइन नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है, देखो देखो, एल्काइन का मतलब होता है हाइब्रिडेशन sp, और इधर देखो बोर्ड पे, sp हाइब्रिडेशन का मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री यानी कि कुछ स्ट्रेट होना चाहिए, बट यहां पे तो रिंग बन रही है मेरे भाई, यानी यहां पे क्या आ गया, एंगल। अब आप बोलोगे कि भाई आपने पहले में क्यों नहीं किया, पहले में रिंग साइज ज्यादा बड़ी थी, तो वहां पे स्ट्रेन उतना नहीं आएगा। यही है ऑर्गेनिक भाई, ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। क्या? हाँ, तो वहां साइक्लोप्रोपेन ही बनेगा, ठीक है। अरे ऊपर में साइक्लोप्रोपेन बना था ना। अरे यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग है, इससे ऊपर वाले एग्जांपल में कितने की रिंग थी, 8 की थी। तो वहां पे क्या था, स्ट्रेन कम थी, तो यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा है। अब सुनना, अब अगर ये यहाँ पे नहीं बनेगा, सभी लोग इधर देखो, तो इसको मैं काट रहा हूं। अब एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये डाइमर बनेगा मेरे भाई, हाँ या ना। ये पॉसिबिलिटी थी। पहले हम क्या करते थे, अरे पहले इंट्रा करते थे फिर इंटर पे जाते थे। समझ में आ रहा है, इंट्रा स्टेबल नहीं है तो हम कहां गए। पर मेरे भाई डीसी पांडे में इसका आंसर ये दिया हुआ है, बट ये भी आंसर गलत है। ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ये बीच वाली रिंग एंटी एरोमेटिक है, तो ये आंसर भी नहीं है। तो अब क्या होगा, अब एक और पॉसिबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल को एक साथ ले आए। बिल्कुल, बीच में क्या बन जाएगी, देखो अब बीच में क्या मिल गई हमें। अगर इसको मैं और अच्छे से बना दूं, देखो इधर, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर है ये। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं वही है, उसका मैं रीजन भी दे रहा हूं, आपको ये सब ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब 10th करके देखो, 10th देखो, ये भी गलत आएगा तुम्हारा। बनाओ बनाओ तुम। एंटी, और कहीं हो ही नहीं रहा था ना एंटी एरोमेटिक, कहाँ हो रहा था भाई, ये एंटी एरोमेटिक ही तो है मेरे भाई, बीच वाली रिंग को देखो ना। भाई एंटी एरोमेटिक पता है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट में देखो, अगर 9th हो गया तो बताओ। यहाँ पे ट्राइमर लिख लो। नहीं, वो तो एरोमेटिक ही नहीं होगा ना रिंग, अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया।
तो रिंग के बाहर होगा वो। हाँ, तो वो एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करेंगे। कहाँ पे? नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा? स्ट्रेन है। एसपी हाइब्रिडेशन कैसे हो सकती है? हाँ भाई, ये हो गया। नेक्स्ट हुआ किसी से? देखो इधर, ये हटा दूं अब? अरे हटा दूं? देखो 10th में भी सेम लॉजिक है। अगर एक डबल बॉन्ड आप लगाओगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? एसपी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो अब यहां पे जो आंसर आता है वो डाइमर आता है, क्योंकि यहां पे हमारे पास दो दो रिंग पहले से एरोमेटिक है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा भाई? डाइमर। यहां पे ट्राइमर नहीं जाएगा। लिख लो। 11th में तो कोई भी बता सकता है। बताओ यहां पे एल्काइन पॉसिबल है या नहीं? हाँ या ना? यहां पॉसिबल है क्योंकि रिंग साइज बड़ी है। इलेवेंथ का लिख लो आंसर खुद से। चलो 12th का आंसर कोई बताना चाहेगा? 12th। देखो अब 12th में भी तुम्हें शौक लगने वाला है। देखो इधर बोर्ड पे, 12th में ये जो डबल बॉन्ड है दोस्तों, ये होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा और हमें कॉन्जुगेटेड डाइन यानी ब्यूटा 1,3 डाइन मिलेगा। अब इस लॉजिक से तुम 13 सॉल्व कर सकते हो। ये समझ आया कैसे बनाया भाई? बोलो। होमोलिटिकली मैंने इसको ब्रेक किया, एक डबल बॉन्ड को। क्या 14th अब कर सकते हो? क्यूमलीन बन जाएगा, हाँ। 14th में भाई, ये समझ आया कैसे बना है? क्यूमलीन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया होमोलिटिकली। एक बार डीपीपी दिखाना है, 1 डीपीपी नंबर 1। सुनो भाई सभी लोग, डीपीपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 ये कल डिस्कस होगा। मैं अभी जाकर आंसर की भेज दूंगा ग्रुप में। डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर कौन से नहीं करने हैं वो बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मत करना अभी। लिखो लिखो यार, जल्दी लिखो। क्वेश्चन 3 मत करना, 6th मत करना, 8th भी मत करना, और 11th में ए और बी मत करना। 6th के बाद 8th
और 11th का ए और बी अभी मत करना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50% कर लेना, मैं आंसर की भेज दूंगा। चले आगे। अरे हो गया। चलो ये तुम्हें करने हैं, जल्दी खुद से करो। बताओ भाई यहाँ पे क्या मिलेगा, समझ आ गया भाई सभी को? 16th किसी से हुआ? ब्रिज हेड कार्बन बनेगा? नहीं। हम्म। बाईसाइक्लो मिलेगा। ब्रिज हेड थोड़ी है वो, ब्रिज हेड वो थोड़ी होता है, ब्रिज हेड तो ये है। देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा। इसका कोई नाम बता सकता है दीपेश, नाम क्या है इसका? डेकालिन है ये, पता है तुम्हें ये जीआई शो करता है। मैंने तुम्हें बताया आइसोमेजिक में ये चीज बतानी थी और ये मैं बता नहीं पाया था। जीआई ये मॉलिक्यूल शो करता है। जीआई इन डेकालिन बताया था, डीपीपी में था ये सवाल। अभी बता दूं क्या? वही बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, देखो ये एक्स्ट्रा है, ये वैसे तो आइसोमेजिक में बता देनी चाहिए थी। भाई आप देखो यहाँ पे, क्या मैं इसका साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में करता है? चेयर फॉर्म। बताओ चेयर फॉर्म में हर एक एटम के पास दो बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। तो मेरे भाई यहाँ पे एक ये बॉन्ड एक्सियल और ये हो गया इक्विटोरियल। अब ये मैंने बनाया है वो इसका बनाया है, ये फर्स्ट वाले रिंग का। अब सेकंड वाले का जब मैं चेयर फॉर्म बनाऊंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं डाउन में बना दूं, है ना। देखो अब एक बार मैं ये कर सकता हूं कि ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है, ये बताओ ये डाउन है या अप है? याद है जीआई में मैंने बोला था एक्सियल इक्वेटोरियल मत देखना, अप डाउन देखना। याद है या भूल गए? तो देखो मेरे भाई ये वाला डाउन है और ये अप है, तो अप और डाउन सिस या ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म है। अब अगर मैं यहां से बनाऊंगा एक और, तो वो हो जाएगा दोनों अप हो जाएगा ना। देखो ये अप है और ये एंड अब यहां से शुरू होगा, तो दोनों अप होगा, तो फिर ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सिस। अल्टीमेटली बस आपको इतना ध्यान रखना कि ये जीआई शो करता है, ये पूछा ये नहीं कि कभी पूछा जाएगा इसके फॉर्म्स। बस ये देखना कि ये जीआई शो करता है, डेकालिन नाम है इसका। ठीक है। 17th का आंसर बता दो। 17th।
हाँ, क्या होगा? किसमें? 17 पूछ रहा हूं मैं। क्या बनेगी? नहीं, यहाँ पे 2 रिंग बनेगी ना। अरे भाई कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ये बॉन्ड बस। सीस और ट्रांस दोनों ही बनाता है। मतलब अगर इस बॉन्ड को मैं हटा दूं और यहां पे एक इसका मैं चेयर फॉर्म बनाऊं, समझ रहे हो? मतलब इस साइड पे, इस सरफेस पे चेयर फॉर्म बनाऊंगा, तो वो होगा, ये देखो ये अप है, तो अब ये भी क्या हो जाएगा? अप। तो अप, तो अब ये जो फॉर्म बनेगा वो सिस। पता नहीं। चलो 18th का बताओ। 18th कोई बताना चाहेगा? भाई देख लेना कल की रिकॉर्डिंग तुम लोग, ठीक है? जिनका भी मिस हुआ है मांग लेना उधर जाकर। 18th कोई बताना चाहेगा मुझे? देखो इसको मैं होमोलिटिकली ब्रेक कर सकता हूं, तो 6 की रिंग बनेगी और ऊपर में झंडा लगा दो। ये बनेगा, देखो भाई किस किस को आया समझ, नहीं आया क्या? भाई ये डबल बॉन्ड था। अगर सोचो मैं यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट करूंगा तो मेरे को 6 की रिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई? इसलिए मैंने ब्रेक किया है। अभी कितने की रिंग मिल रही थी? 8 की। वो भी साइक्लो एल्कीन थी। समझ आया कुछ या नहीं आया भाई? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वही होता है यार, यहाँ पे एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है तो 2 है। इसमें एक डबल बॉन्ड है तो एक डीयू है। भाई कंपाउंड को देख के ही डीयू बताओगे ना। भाई इसका पूछ रही हो, इसका पूछ रही हो? इसमें क्या कह रही? दोनों रिंग चेन आइसोमर्स है। नहीं, आइसोमर यहाँ पे डीयू चेंज होगी ना, कैसे नहीं होगी? एक मिनट सोचने दो। नहीं हो सकते क्योंकि फॉर्मूला अलग हो जाएगा ना। नहीं, नहीं होगा, अलग नहीं होगा। हाँ, इसका ड्यू टू आएगा, सही कह रहे हो, क्योंकि 2 फ्री रेडिकल है ना, 2 मिलकर एक बना दे। सही है, ठीक है। 2 फ्री रेडिकल है, उसका भी 2, इसका भी 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एच है ही नहीं ना, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहा। अब देखो एक चीज और, देखो समझना इसको। देखो फ्री रेडिकल के बारे में हमने क्या क्या सीखा, कि फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज देख ली, जनरेशन देख लिया। और फ्री रेडिकल कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? डाइमराइजेशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फ्री रेडिकल ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। कब? अगर इधर देखो भाई बोर्ड पे, अगर फ्री रेडिकल स्टेरिकली हिंडर्ड है तो वो डाइमर बनाना नहीं चाहेगा। क्यों? जैसे इसको देखो आप, यहां पे फ्री रेडिकल है, इस पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये डाइमर बना लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर इसी पे मैं तीनों हाइड्रोजन को हटा के तीनों क्या लगा दूं? मिथाइल ग्रुप। तो अब जब ये डाइमर बनाएगा तो इनके बीच में बहुत ही रिपल्सन हो जाएगी। हिंडर्ड है ना, देखो ना, 3 3 ग्रुप्स लगे हुए। तो यहां पे जो है कि वो डाइमर नहीं बनाना चाहेगा, वो क्या करता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। इसमें क्या होता है समझना, कि जो फ्री रेडिकल है ना, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से H जो है वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा और दूसरे फ्री रेडिकल पे जाकर जुड़ जाएगा। और यहां पे भी एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, और यहां तो पहले से था। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो यहां पे जो आर रेट जो है वो सी से ज्यादा किसकी हो जाएगी? डी की। रेट डिस्प्रोपोर्शनेशन की ज्यादा होगी, जबकि यहां पे रेट किसकी ज्यादा है? आर ए। डाइमर बना रहे हैं। यहां पे रीजन क्या है इसका? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन।
समझ आया या नहीं आया? तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री रहेगा तो डाइमर बनाएगा, 3 डिग्री रहेगा तो। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन पे एच होना चाहिए। भाई अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है? जस्ट बगल वाला। इस पे एच होगा तभी तो वो निकालेगा, अगर इस पे एच ही नहीं है तो नहीं। तो इसमें यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेंगे नीचे, तो आप इसको लिख लो। डी तुम लोग थोड़ा ना ऑप्टिकल पढ़ कर आना कल, ठीक है? हाँ कल सुबह ही आना है, तो रात है ना। मैं तो सोच रहा था अलग ही करवा देता तो ज्यादा सही रहता, टाइम ज्यादा, 1.5 घंटे में ऐसे हो नहीं पाएगा पूरा। क्या बोलते हो भाई तुम लोग? जो नए बच्चे उनसे पूछ लेते हैं भाई, क्योंकि उनके लिए ये क्लासेस लग रही है। हाँ क्या चाहते हो, अलग से या कल? दोनों दिन? किसमें? फर्स्ट वाले में मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन बनाया है, बट रेट जो है ना, किसकी फास्टर होगी, ये मैंने बस ऐसे ही बना दिया है। कौन सा? भाई मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री है, तो जब ये डाइमर फॉर्म करेगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगी? स्टेरिक क्राउडिंग है या नहीं, रिपल्सन होगी, तो इसलिए ये इसको अवॉइड करता है। और कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। और डिस्प्रपोर्श हाँ, हाँ इसलिए यहाँ पे डाइमर बनाया हर जगह। तो ऊपर में तुम देखे नहीं, उस सब जगह तो डाइमर ही बनाया है हमने, बस 3 डिग्री में। पहले वाले में वही तो कह रहा हूं मेरे भाई, पहले वाले में स्टेरिक कम है ना। 1 डिग्री है ये, कौन सा फ्री रेडिकल है ये? 1 डिग्री। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? 3 डिग्री। ये बनेगा ही बहुत, ये नहीं बनेगा, ठीक है? ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है। ये नोट्स पढ़कर आना, कल पूछूंगा इसमें से जो भी आज पढ़ाया है, सब में से पूछूंगा। ऑप्टिकल भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा, और डीपीपी भी। हाँ तो फिर क्लास लगवा तो दी थी मंडे को, मैसेज अभी तो आया नहीं है ना। पहले कल हो जाए उसके बाद बताऊंगा कितना बच रहा है। मैंने अपना वीक ऑफ तुम लोग के लिए त्याग कर दिया, वीक ऑफ का। क्या हुआ? क्या? बहुत तेज हो तुम लोग, है ना? वैसे सही बात है, मैंने वेनेसडे को ले लिए। मंडे को मैं आऊंगा, ठीक है? ये हो गया। आज कितने पेज हो गए कवर? हम लोग का ना सिलेबस जो है वो
खींच जाएगा इसमें। 2-2 घंटे की क्लास हो रही है ना, पहले तो 1.25 घंटे की होती थी। दिखाना कहाँ तक हुआ है आज। ठीक। तो देखो अब हम लोग रिएक्शंस के लिए तैयार है, बस मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी सी बतानी है। अच्छा सुनो, ये तीनों क्यों नहीं शो करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन? क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच ही, अल्फा अल्फा कार्बन कौन सा है तुम बताओ भाई? अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? हाँ, कौन सा? नहीं आता है। अल्फा कार्बन ही नहीं पता तुम्हें? अरे यार इसको बोलते हैं यार। इसमें बता सकते हो भाई? बिल्कुल ये वाला जस्ट बगल वाला कार्बन, एच ही नहीं है यहाँ पर। तो तुम्हें क्या दिक्कत है यार, आ गया तो। उस दिन क्यों नहीं आए थे तुम? परसों तुम्हें मैं मिस कर रहा था। चले आगे। लिख लो, स्टीरियो केमिस्ट्री भी लिख ही लो जिनका हो गया। बस यहां तक लिख लो, यहां तक। अरे तब तो कल ये स्टार्ट करूंगा ना मैं। लिखो यहां तक। करूंगा भाई, अभी कहाँ जा रहा हूं मैं। अभी है, अभी 9 मिनट है। हाँ, उस समय से वही तो बोल रहा था यार, उससे पूछ भी रहा था अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। तो एच है वहां पे, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे शो करेगा? क्या? एक्स, X2 तो नहीं मेरे दोस्त, बट एक्स फ्री रेडिकल जरूर आना चाहिए। आरटी कब है तुम लोग की? पहली फर्स्ट आरटी कब है? नहीं ये सब आएगा जो चल रहा है, जो पढ़ाया है वो सब आएगा। अरे क्यों? ऐसा थोड़ी है। और सुन लो, नेक्स्ट, सुनो, नेक्स्ट वीक में संडे या मंडे को आइसोमेरिज्म की मॉड्यूल डिस्कशन होगी, ठीक है? और तुम लोग भाई कर लेना, तुम्हारे चक्कर में ही मैंने अभी नहीं किया डिस्कस। मॉड्यूल सॉल्व कर लेना भाई सभी लोग। देखो इधर, स्टीरियो केमिस्ट्री समझ लो। हाँ, ग्रुप में है ना, तीनों चैप्टर है उसमें, तीनों उसी में है, नोमेनक्लेचर जीओसी। देखो इधर, बताओ ये मान लो एक फ्री रेडिकल है, इधर देखो सभी लोग, एक्स फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल, यहां पे रिएक्शन हुई। बताओ अब जो कार्बन है जो बनेगा वो सेंटर काइडल होगा या नहीं होगा मेरे भाई? और काइडल सेंटर यानी कि मिरर इमेज,
उसका जो होगा वो क्या होगा आपस में दोनों इनैंसोमर। तो ये दोनों आपस में क्या है, क्योंकि सेंटर काइडल है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं, ये भूल गए भाई, एक काइडल सेंटर होता है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और एक काइडल सेंटर यानी उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा और आपस में ये दोनों इनैंसोमर्स होंगे। इनैंसोमरिक पेयर के मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों को एक साथ, और इसे किस मेथड से सेपरेट करते थे, रिजोल्यूशन।